सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटों की गिनती। गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से। प्रधानमंत्री समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेता होंगे शामिल। ओडिशा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। स्वच्छ धन अभियान का दूसरा चरण शुरू। आयकर विभाग ने 9,334 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। 60,000 लोगों को जारी हुआ नोटिस। कुलभूषण को बचाने के लिए अपील करेगा भारत। इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत ने की पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात। मांगी चार्जशीट और फैसले की कॉपी। एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने जीता 7वां एशियाई खिताब। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हुई पीवी सिंधु। प्रणीत और श्रीकांत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के तहत आज वोटों की गिनती की जाएगी। विस्थापितों के मतों की गणना उसी वक्त जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में होगी। मतगणना में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। डल झील के किनारे मौजूदा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के नजीर अहमद खान समेत कुल 9 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया है। पिछले साल तत्कालीन सांसद तारिक अहमद कर्रा के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। श्रीनगर सीट पर 9 अप्रैल को उपचुनाव कराया गया, लेकिन बडगाम में हुई व्यापक हिंसा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 13 अप्रैल को 38 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई। इस बार चुनाव में 1 लाख से कम लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होनी है। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में पार्टी का मुख्य एजेंडा पूर्वी और तटीय राज्यों में संगठन को विस्तार देना होगा। इसके अलावा इस साल ओडिशा समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति पर भी चर्चा होगी। दोपहर बाद शुरू होने वाली कार्यकारिणी से पहले पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकारिणी का एजेंडा तय होगा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को ही ओडिशा पहुंच गए। इस बार के निकाय चुनाव में बीजेपी को ओडिशा में सफलता हासिल हुई थी। ओडिशा में इससे पहले बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1997 में हुई थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ और ईवीएम के मामले में किसी से भी हाथ मिलाने के लिए वो तैयार है। दूसरे दलों ने भी इसका स्वागत किया है। इधर मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। लखनऊ में अंबेडकर जयंती के मौके पर रैली में उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी दूसरी पार्टी के साथ से परहेज नहीं है। ईवीएम छेड़छाड़ के खिलाफ लड़ाई को मिलकर आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। बीएसपी द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। कांग्रेस समेत दूसरे दलों ने मायावती के बयान को एक अच्छी पहल करार दिया है। सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आगे भी ऐसी कोई पहल की जाए तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र को ही इन सांप्रदायिक ताकतों से खतरा होता जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनसे हार कबूल नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि वो उनका धैर्य तो जवाब दे ही गया है, क्योंकि जनता ने जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और विपक्ष के हमारे साथियों को करारी पराजय का सामना करना पड़ा, वो अभी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने शर्त रखी है कि वो कभी सांसद, विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इससे पहले मायावती किसी भी पार्टी का साथ लेने से इनकार करती रही हैं। ईवीएम के मुद्दे पर ही सही, लेकिन उन्होंने दूसरी पार्टी के सहयोग की पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लेन देन से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागपुर में भीम आधार पे सुविधा को लॉन्च करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में भीम आधार सेवा की शुरुआत की। ये भीम ऐप का ही व्यावसायिक रूप है। इसमें आधार नंबर के जरिए डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लगातार डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भीम ऐप अर्थव्यवस्था का महारथी साबित होगा। टेक्नोलॉजी ने अंगूठे को ताकतवर बना दिया है और इसलिए भीम आधार भारत गर्व कर सकता है। दुनिया के टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश के पास भी ये व्यवस्था नहीं है जो हिंदुस्तान के पास। प्रधानमंत्री ने लोगों से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार मिटाने में मदद मिलेगी। भीम आधार के सहारे आगे बढ़ना मदद करेंगे मेरी। वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार और काले धन की लड़ाई लड़ने के सिपाही हैं मेरे लिए। बहुत इस मौके पर प्रधानमंत्री ने डिजिधन मेले में लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की शुरुआत और कोराडी ताप बिजली घर की यूनिटों को देश को समर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती पर पूरे देश ने उन्हें याद किया। इस मौके पर कई कार्यक्रम भी हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो कई राजनेताओं ने बाबा साहब को याद करते हुए संविधान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को नमन किया। देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि गए। उन्होंने कहा कि सभी को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से सीख लेनी चाहिए। मेरा सौभाग्य रहा कि आज प्रातः दीक्षा भूमि में जाकर के उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला। एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के मैं आपके बीच आया। देश भर में नेताओं और जानी मानी हस्तियों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब के योगदान को याद किया। इसके अलावा भी दिल्ली समेत देश भर में अंबेडकर जयंती पर कई कार्यक्रमों और मेलों का आयोजन हुआ। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ चिंतकों में से एक माना जाता है। वो देश के पहले विधि एवं न्याय मंत्री रहे। उन्होंने समाज को शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। 1990 में उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के खिलाफ आरोप पत्र और कोर्ट के फैसले की कॉपी मांगी है। भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात में कुलभूषण से मिलने की इजाजत देने का अनुरोध किया है, लेकिन इस बार भी पाकिस्तान ने कोई आश्वासन नहीं दिया। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि ठोस सबूतों के आधार पर ही कुलभूषण को सजा सुनाई गई है। कुलभूषण जाधव मामले में शुक्रवार को इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावले ने पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की। उन्होंने कुलभूषण जाधव से मिलने के अनुरोध के साथ जाधव के खिलाफ दायर आरोप पत्र की कॉपी मांगी। गौतम बंबावले ने सैन्य अदालत के फैसले की प्रति देने की मांग की। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मैंने फॉरेन सेक्रेटरी साहिबा से ये कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में 13 बार लिखित में कुलभूषण जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। आज तक इसका ना कोई जवाब मिला है, ना कॉन्सुलर एक्सेस मिली है।
पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाधव के खिलाफ आरोपों की जानकारी दी। इसमें बलूचिस्तान में बम विस्फोट और तेल पाइपलाइन को उड़ाने की साजिश जैसे कामों में शामिल होने का दावा किया। उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त के अधिकारियों से कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति देने से इनकार किया। We now expect India to behave responsibly and refrain from issuing statements that will further aggravate people-to-people hostility. उधर पाकिस्तान के बार काउंसिल ने कुलभूषण जाधव के केस को लड़ने से अपने सदस्यों को मना कर दिया है। भारत का भी कोई वकील वहां पाकिस्तान की अनुमति के बगैर नहीं जा सकता। पाकिस्तान के इस रुख की वजह से विशेषज्ञों को कुलभूषण जाधव के जीवित होने पर ही संदेह होने लगा है। These are statements being made by Pakistanis functionaries present and past. Even Kasuri's made certain statements, but I am absolutely convinced beyond an iota of doubt, all these are afterthoughts. कुलभूषण जाधव के सामने सजा के बाद 40 दिनों के अंदर पाकिस्तान की सैन्य अदालत के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मौका है। इसके बाद पाकिस्तान सेना अध्यक्ष के यहाँ 60 दिन और फिर अगले 90 दिनों तक के अंदर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के यहाँ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक को फांसी की सजा सुनाई है, जिसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। पाकिस्तान इस बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है कि क्यों कुलभूषण जाधव से भारत के प्रतिनिधि नहीं मिल सकते हैं। लोगों को संदेह है कि कम से कम यह बहुत ही गंभीर टॉर्चर का केस तो नहीं है, और अगर यह है तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और उसूलों की धज्जियां उड़ाने वाला है। पाकिस्तान को अंततः इस बात का जवाब देना होगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। खबर जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान। हरमंदिर साहिब और दरबार साहिब हैं इस तीर्थ स्थल की दूसरे नाम। मुख्य परिसर में है एक सरोवर, जिसके ठीक बीच में बनी है एक शानदार इमारत, जिसके है 4 प्रवेश द्वार। मुख्य इमारत की ऊपरी हिस्से पर है सोने की परत, जिससे मिला इसे स्वर्ण मंदिर का नाम। 1588 में शेख मियां मीर ने गुरु अर्जुन देव के निर्देशन में रखी हरमंदिर साहिब की नींव, और 1604 ईस्वी में ये बनकर हुआ तैयार। स्वर्ण मंदिर में आते हैं रोजाना 60,000 से ज्यादा श्रद्धालु और लगभग 35,000 लोग शामिल होते हैं विशाल लंगर में। कागज पर उतरी रेखाएं, नेता के माथे चिंताएं। ब्यूरोक्रेसी तनी तनी सी, पब्लिक लेकिन खिली खिली सी। लेता है सबकी वो खबर, धारदार है इसकी नजर। नहीं बोलता ये किरदार, लेकिन सब हैं खबरदार। पढ़ने वाले का जीते मन, सिर्फ एक है वही लक्ष्मण। देखिए विरासत में इस बार आर.के. लक्ष्मण का कार्टून संसार। आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए स्वच्छ धन अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके तहत 60,000 लोगों की जांच की जाएगी। विभाग की नीति निर्माता इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पिछले साल 9 नवंबर से इस साल 28 फरवरी तक करीब 9,334 करोड़ की अघोषित आय का पता लगाया है। नोटबंदी की अवधि के दौरान ज्यादा नकद बिक्री के मामले में आयकर विभाग ने 60,000 से ज्यादा लोगों को चुना था। इसमें 1300 मामले ऐसे हैं जो उच्च जोखिम के हैं। विभाग 6,000 ऐसे मामलों की जांच भी कर रहा है जिनमें संपत्ति का ज्यादा दाम में खरीद फरोख्त हुई है। इसके अलावा दूसरे देश भेजी गई रकम के 6,600 मामले व्यापक जांच के दायरे में हैं। चरण की शुरुआत करने से पहले संदिग्ध नकद जमा की पहचान के लिए आधुनिक डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया गया। इस साल 31 जनवरी को शुरू हुए स्वच्छ धन अभियान के पहले चरण में विभाग ने करदाताओं से ऑनलाइन सवाल पूछे थे। इनमें करीब 18 लाख लोगों की जांच की गई थी।
तकरीबन 9.5 लाख लोगों ने ही आयकर विभाग को जवाब दिया। सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सेना के जीप वाले वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। इस वीडियो में कथित रूप से एक आदमी को जीप के पीछे बांधा दिखाया गया है। सेना ने कहा है कि वीडियो की सत्यता का पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी इस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले को देखने की बात कही है। उधर सीआरपीएफ जवान से बदसलूकी के मामले में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें जवान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखाया गया था। तमिलनाडु में मछली पकड़ने पर 45 दिन का प्रतिबंध शुरू हो गया है। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए टोकन नहीं दिए जाएंगे। मछलियों की रक्षा के लिए हर साल ये प्रतिबंध लगाया जाता है। इस रोक का मकसद प्रजनन काल में मछलियों की सुरक्षा करना है ताकि मछलियों की तादाद बढ़ सके। तमिलनाडु की तरह और भी तटीय राज्यों में इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सबसे बड़े बम हमले में 36 आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान के भीतर ये बम गिराया है। अफगान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में आईएस को भारी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सफल सैन्य अभियान बताया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया। हमला इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर किया गया। आतंकी नंगरहार प्रांत के खोरासन इलाके में सुरंगों में बने परिसरों में छिपे थे। हमले में आईएस को भारी नुकसान हुआ है और उसके दर्जनों आतंकी मारे गए। बेगादा ته به شاوخوا کې چې کوم بمبار صورت ونیو هغه د دوی په قوي سمڅ باندې وو او نظر نور ورځو ته قوي وو ترڅو د دښمن جرلې لدی। ये हमला अफगान सरकार के साथ समन्वय बनाकर किया गया। बम गिराने से पहले नागरिकों को वहां से हटा लिया गया था। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े बम का पहली बार उपयोग किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य अभियान को सफल बताया। Another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room, we are so proud of our military, and it was another successful event. ये इलाका पाकिस्तान से सटा है और अफगानिस्तान में आईएस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। अमेरिका ने इस इलाके में पिछले साल अगस्त से कई हवाई हमले किए हैं। The United States takes the fight against ISIS very seriously, and in order to defeat the group, we must deny them operational space, which we did. पिछले 1 साल में आईएस अफगानिस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है। इसके कुछ बड़े हमलों को भी अंजाम दिया है, लेकिन अमेरिकी हवाई हमले और अफगान सेना की कार्रवाई से तेजी से आतंकी संगठन के पैर उखड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए जानते हैं कैसा है अमेरिका का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम। पहले आग का गोला और फिर धुएं का गुबार। इससे पता चलता है कि अमेरिका का ये बम कितना घातक है। साल 2003 में अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम्स यानी सबसे बड़े गैर परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसे इराक हमले में इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वहां इसका उपयोग नहीं हुआ। इसे MC-130 एयरक्राफ्ट से गिराया गया। इसका वजन 21,600 पाउंड यानी 9,797 किलो है। इसमें 11 टन विस्फोटक का उपयोग होता है। जीपीएस की मदद से इसका निशाना तय किया जाता है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले ये फटता है और एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है। जमीन के अंदर लक्ष्य पर सटीक निशाना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट पर हमले का स्वागत किया है। भारत ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। I'm saying they have taken. Yes, sir. We are not talking of support now. We are talking of action taken by the US against terrorist organizations. टेररिस्ट के लिए लड़ाई जो है वो सबकी लड़ाई है। चीन ने उत्तर कोरिया को परमाणु परीक्षण नहीं करने की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा और स्थितियां खराब होंगी। अमेरिका ने साफ कहा है कि उत्तर कोरिया को अपना बर्ताव बदलना होगा। इस बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि किसी भी हमले का पुरजोर जवाब दिया जाएगा। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया पहले शासक किम इल सुंग की 105वीं जयंती की तैयारियों में जुटा है। शनिवार को होने वाले कार्यक्रम में वो अपनी सैन्य ताकत को दुनिया के सामने पेश करेगा। उत्तर कोरिया के नागरिक अमेरिका की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं।
अमेरिकी चेतावनी को चीन हल्के में लेने से बच रहा है। चीन का कहना है कि उत्तर कोरिया का विवाद कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। चीन का मानना है कि अगर युद्ध हुआ तो जीत किसी की नहीं होगी। 不是谁放出的话更狠，谁扬起的拳头更大，谁就能赢。一旦真的发生战乱，结局只会是多数。 अमेरिका भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा कि उत्तर कोरिया को अपना बर्ताव बदलना होगा। But the bottom line is North Korea's got to change its behavior. That is an agreed position among the international community, nations that are working together on this. अमेरिका को आशंका है कि उत्तर कोरिया नए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने एक युद्धपोत भी कोरिया की तरफ रवाना किया है। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी ने कल एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में सौरव कोठारी को 6-3 से हराकर अपना 7वां एशियाई खिताब जीत लिया। पंकज ने कोठारी को रोमांचक मुकाबले में हराया। पहले सत्र में कोठारी ने अंतराल से पहले 3-1 से बढ़त बना ली थी, लेकिन आडवाणी ने ब्रेक का पूरा फायदा उठाते हुए आक्रामकता बढ़ती और लगातार अगले फ्रेम जीतकर अपना 6ठा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब और 7वीं एशियाई चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। वहीं सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल मुकाबले में पीवी सिंधु क्वार्टर फाइनल में मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सिंधु को स्पेन की कैरोलिना मारिन ने कल खेले गए मुकाबले में 21-11, 21-15 से हराया। करीब 35 मिनट तक चले मुकाबले में सिंधु को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पुरुष एकल में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। प्रणीत और श्रीकांत ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बी साई प्रणीत ने क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के तानुंग सैक साइसोम बुनसुक को हराया। प्रणीत ने थाईलैंड के खिलाड़ी को 15-21, 21-14, 21-19 से पराजित किया। सेमीफाइनल में प्रणीत का मुकाबला कोरिया के ली डोंग क्यून से होगा। उधर श्रीकांत के दाम्बी ने चीन के शी युकी को 21-14, 21-16 से मात दी। सेमीफाइनल में श्रीकांत का मुकाबला इंडोनेशिया के एंथनी गिंटिंग से होगा। बात हॉकी की करें तो भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरे साल सुल्तान ऑफ जोहोर कप टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। हॉकी इंडिया ने अक्टूबर में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मौजूदगी को इसका कारण बताया। हॉकी इंडिया का कहना है कि जब तक पाकिस्तान 2014 चैंपियंस ट्रॉफी विवाद के लिए बिना शर्त माफी नहीं मांगता, तब तक भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेलेगी। सुल्तान जोहोर कप अंडर 21 टूर्नामेंट है और भारत ने 2015 में इस खिताब को अपने नाम किया था। बात खास शख्सियत की। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी की आज जयंती है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू शायरी में भी एक अलग मुकाम बनाया। करीब 3 दशकों के लंबे करियर में हसरत जयपुरी की कलम से कई बेहतरीन गीत निकले। हसरत जयपुरी ने हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्म बरसात से की। हिंदी सिनेमा के गीतकारों में हसरत जयपुरी ऐसे इकलौते गीतकार रहे हैं जिन्होंने टाइटल गीतों को लिखने में महारत हासिल रही। जुमा पर चढ़ने वाले आसान से शब्द हसरत की गीतों की पहचान रहे। संगीतकार शंकर जयकिशन के साथ उन्होंने कई सदाबहार रोमानी गीत दिए। हसरत के लिखे गीत और पार्श्व गायक मुकेश की आवाज़ की जुगलबंदी को सिने प्रेमियों की बेहद सराहना मिली। आइए हसरत जयपुरी को याद करते हैं उनकी फिल्मों के गीतों के जरिए। तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी। और अब आखिर में हेडलाइंस। श्रीनगर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटों की गिनती। गड़बड़ी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से। प्रधानमंत्री समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेता होंगे शामिल। ओडिशा विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। स्वच्छ धन अभियान का दूसरा चरण शुरू। आयकर विभाग ने
334 करोड़ रुपए के अघोषित आय का पता लगाया। 60,000 लोगों को जारी होगा नोटिस। कुलभूषण को बचाने के लिए अपील करेगा भारत। इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत ने की पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात, मांगी चार्जशीट और फैसले की कॉपी। एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने जीता 7वां एशियाई खिताब। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हुई पीवी सिंधु। प्रणीत और श्रीकांत ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।